बेटा 9th क्लास, वेलकम अगेन जी। एक लंबे समय के बाद, लंबे ब्रेक हो गए यार लेक्चर आए हुए, तो एक लंबे समय के बाद फिर से आपके सामने। लंबा समय बेटा इसलिए लग गया क्योंकि एक्चुअली हम जो आपका सिलेबस है ना उसकी एक स्टेज पूरी कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेज में ना 2 चैप्टर होते हैं, वही आपका मोशन एंड फोर्स। उसके बाद ये ग्रेविटेशन वगैरह जो है ना, आज का चैप्टर अपना ग्रेविटेशन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, बोर्ड पे लिखा हुआ। तो जो ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये बेटा सेकंड स्टेज में आते होते हैं। इस बार सारा सिस्टम सा हिला पड़ा है, तो सेकंड स्टेज भी थोड़ी जल्दी ही आती हुई नजर आ रही है। तो हम चाह रहे थे कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना उनका काम आपका कवर अप हो जाए, तभी मैंने पिछली बार क्लासेस में वीडियो लेक्चर की बजाय न्यूमेरिकल्स वगैरह करवाने की कोशिश की, ताकि पुराना काम अपना कंप्लीट हो। अब अगर बेटा होपफुली आपने अपना प्रीवियस वर्क, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो फिर हम न्यू चैप्टर की ओर जा रहे हैं। नया चैप्टर फिर अपना है ग्रेविटेशन बेटा। ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 3 है अपना ग्रेविटेशन। इसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन और कुछ प्रेशर वगैरह के कंसेप्ट भी आएंगे। कुल मिला के बेटा 5 तो चैप्टर है अपने सिलेबस में से, उसमें से भी थोड़ा बहुत इस बार कट हो गया है, लेकिन जो कट हुआ ना बेटा उसको ज़्यादा हम काटेंगे नहीं, पढ़ा देंगे, एग्जाम में नहीं आएगा वो, लेकिन थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ बातें तो आपको करा ही देंगे, पढ़ा तो देंगे ही, नॉलेज तो काम आएगी। हाँ, एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन नहीं डालेंगे जो सिलेबस में नहीं रहा। तो लेट्स स्टार्ट बेटा न्यू टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, आज इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पे ही रहेंगे, इंट्रोडक्शन ही कर पाएंगे, ज़्यादा चैप्टर को दौड़ाएंगे नहीं, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन ही करते होते हैं, उसके बाद फिर इसमें मेन कंसेप्ट पे आ जाएंगे। थोड़ा बहुत तो खैर आज भी होगा ही होगा। तो यार नेक्स्ट यूनिट है आपकी ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या हो गया बेटा जी, ग्रेविटेशन। तो छोटी क्लासेस में आपने ग्रेविटेशन के बारे में सुना जरूर होगा कि क्या होती है ग्रेविटेशन। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन किसके बारे में हमने ऑब्जर्व की होगी? अर्थ के बारे में, अपनी धरती माता के बारे में। हमें पता है कि धरती माता हम सबको अपनी गोद में समाये रखना चाहती है। तो जब कोई ऊपर भी जाता है तो धरती माता की कोशिश होती है कि उसको नीचे खींच ले। वो तो बस वो अगर ऊपर उसने किसी चीज को पकड़ के रखा हुआ है, किसी पे टिका हुआ है तो नहीं नीचे आता, लेकिन अगर छोड़ दिया जाए किसी भी चीज को तो धरती उसको अपनी ओर खींच लेती है। तब तक खींचती है जब तक कि वो नीचे नहीं आ जाता। छत से कोई चीज छोड़ो तो भाई नीचे जाएगी ना, नीचे की ओर ही जाती है। जो नदियां ना, नदियां, उनका भी पानी हाइट से ग्राउंड की ओर आता है। जो पहाड़ी इलाके हैं ना वो हाइट्स पर हैं, वहां से नीचे की ओर नदियों का फ्लो होता है। पानी की जो टंकी है ऊपर भर रखी तुमने, उसका भी पानी का फ्लो जो नीचे की ओर आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ उस पानी को भी नीचे की ओर खींचती है। भाई किसी को नहीं छोड़ती धरती, नीचे की ओर फोर्स लगाती है। फोर्स खींचने का मतलब फिर फोर्स लगाना। अब यही ग्रेविटेशन है, अर्थ की ग्रेविटेशन तो है ही है। फिर आप इतने दिनों से एक वो जी, छोटा जी नहीं पढ़ते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भैया ग्रेविटी का वर्ड तो आ ही रहा है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कर ही रहे हो इतने दिन से, तो ये भी ग्रेविटेशन के कारण ही है। तो ग्रेविटेशन को नई बात नहीं है, आपने सुना ही होगा। क्या सुना होगा? कि हर कोई ऑब्जेक्ट यार नीचे की ओर खींचा चले जाता है। क्यों खींचा चले जाता है? क्योंकि अर्थ उस पे ग्रेविटी लगा रही है, यानी अर्थ उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रही है। अब देखो ग्रेविटेशन, ग्रेविटी वर्ड जब आया तो फिर से क्या आ गया? फोर्स आ गया, फोर्स। तो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है बेटा? ये एक तरह का फोर्स ही है जो अर्थ हम सब पर लगा रही है। अर्थ हम सब पे फोर्स लगा रही है। अच्छा, ये सबको पता था, पुराने जमाने से पता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है
वो नीचे की ओर ही गिरता है। सोचा भी होगा कईयों ने कि नीचे की ओर गिर रहा है मतलब नीचे की ओर उसको कोई खींच रहा है। ये भी कईयों ने सोचा होगा कि नीचे की ओर खींच रहा है तो कौन खींच रहा है यार, नीचे तो अर्थ है, अर्थ ही खींच रही होगी। तो बड़ी कॉमन सी बात रही होगी कि हर कोई ऑब्जेक्ट जब भी गिरेगा वो नीचे की ओर ही गिरेगा। नीचे की ओर गिरेगा तो नीचे कोई फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स लगाने के लिए फिर कौन है, अर्थ है। अभी कईयों ने सोचा होगा, कईयों के दिमाग में आया होगा, लेकिन एक बार क्या हुआ, यह हमारे न्यूटन बाबा जी के दिमाग में आ गया। किसके माइंड में आ गई ये बात? न्यूटन बाबा जी के माइंड में आ गई ये बात। कहते हैं न्यूटन बाबा जी एक बार एप्पल के पेड़ के नीचे, अब कहानी है भाई, कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो तो भगवान जाने या न्यूटन बाबा जी की आत्मा जाने, लेकिन कहानी तो यही प्रचलित है कि जी एक बार न्यूटन जी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब एप्पल के पेड़ के नीचे वैसे कोई बैठने वाला माहौल होता नहीं, क्योंकि एप्पल के पेड़ कोई वो बड़े नीम के पेड़ जैसे बड़े बड़े से तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी अब स्टोरी तो है ही है कि न्यूटन बाबा जी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरा। कोई और होता हमारे जैसा तो एप्पल गिरने का, एप्पल गिरने की खुशी मनाता कि ले भी, वो भगवान का शुक्रिया अदा करता कि एप्पल आया, उसको उठाता, धोता या साफ करता और अपना एंजॉय करता, खाता उसको। लेकिन अब न्यूटन बाबा जी के साथ क्या हुआ कि जब एप्पल नीचे गिरा तो एप्पल को नीचे गिरता हुआ देखकर न्यूटन को टेंशन हो गई। कहता यार ये नीचे कैसे गिर गया, ऐसे कैसे नीचे गिर गया। खुशी नहीं उसको कोई कि भाई एप्पल गया, भगवान का शुक्रिया अदा करूं, उसको खाऊं और मौजा लुटूं। उसको टेंशन हो गई। वो कहता है यार नीचे कैसे गिर गया, अभी तो ऊपर था, नीचे कैसे आ गया। कह रहा मेरे तो लॉज हैं, चल रहे हैं, दुनिया मान रही है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस और अनटिल सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो कहता है एप्पल तो रेस्ट पे था, अच्छा भला पेड़ पर, रेस्ट वाली चीज को तो रेस्ट पे रहना चाहिए, जब तक कोई फोर्स ना लगे तो ये नीचे कैसे आ गया। फिर वो सोचा कि यार रेस्ट वाली चीज अगर नीचे आई है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा। सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, फिर उसने और भी कई बातें सोची कि यार एप्पल क्यों, अमरूद का पेड़ होता तो अमरूद भी नीचे गिरेगा, आम का पेड़ होता तो आम भी नीचे गिरता है। फिर उसको सारे फ्रूट्स याद आ गए, यार सारे तो नीचे गिरते हैं। फिर उसने और सोचा क्या सिर्फ फ्रूट ही थोड़ी, कोई भी चीज है ऊपर से नीचे तो गिरती है। ऊपरी मंजिल से छलांग मारोगे तो भाई नीचे गिरोगे, कोई चीज गिरेगी वो भी नीचे गिरेगी। करते कराते वो कहते हैं हर एक चीज नीचे तो गिर रही है, कोई भी चीज रेस्ट पे जो ऊपर है अगर उसको छोड़ दोगे तो नीचे गिरती है। लेकिन कह रहे गिर कैसे रही है, कौन खींच रहा है इनको, कौन फोर्स लगा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट शुड रिमेन एट रेस्ट, मोशन में हो जाएगा। अगर कोई फोर्स लगा दे तो करते कराते भाई वो सोचते सोचते इस बात पे पहुंचता है, इस नतीजे पे पहुंचता है कि सब पे नीचे की ओर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है तो कौन लगा रहा है। फिर उसने बोला कि सिर्फ यहीं पे थोड़ी, हर जगह पे ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में एप्पल नीचे गिर रहा है, पूरी दुनिया में आम नीचे गिर रहा है, पूरी दुनिया में कोई भी छलांग मार रहा है, कुछ भी गिरा रहा है वो नीचे गिर रही है। और पूरी दुनिया में कॉमन क्या है, फिर धरती कॉमन है। इसका मतलब इन ऑब्जेक्ट्स पे नीचे गिर रहे हैं तो कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा होगा। अब वो फोर्स कौन लगा रहा है, फिर उसने कंक्लूजन निकाल दिया
कि यार अर्थ वो फोर्स लगा रही है, धरती माता फोर्स लगा रही है। तो कहता फोर्स तो लग रहा है, बिना फोर्स के चीजें नीचे नहीं गिर सकती, फोर्स तो लग रहा है। फिर कहता फोर्स कौन लगा रहा है? कहता अर्थ लगा रही है भाई। तो अल्टीमेटली वो कंक्लूजन दे देता है कि जो अर्थ है ना, अर्थ वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर फोर्स लगाती है। इस फोर्स का नाम उसने क्या दे दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसका नाम क्या दे दिया उसने? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो कहता है कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचती है, तो फोर्स लगाती होगी। इस फोर्स का नाम क्या दे दिया फिर उसने बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां तक हम पहुंचे कि न्यूटन की देन है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात। अच्छा, न्यूटन की सोच यहीं तक नहीं रुकी, उसने और सोचा। उसने कहा यार अर्थ तो ठीक है, हमने देख लिया कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन कहता है अर्थ के बाहर भी तो ऐसी चीजें होंगी। अर्थ के बाहर का उसने सोचना शुरू किया, प्लैनेट्स का सोचना शुरू किया, सन, प्लैनेट और चीजों का सोचना शुरू किया। तो उसके माइंड में ये प्लैनेटरी सिस्टम आया, वही सन, उसके आसपास प्लैनेट्स घूमते हुए। तो फिर वो सोचता है यार अगर कोई चीज घूम रही है तो बिना फोर्स के तो कोई चीज घूम नहीं सकती। अगर मैं अपने एक रस्सी लूं, उसमें पत्थर बांधूं, भाई जब तक मैं फोर्स लगाता रहूंगा तभी तक वो घूमेगी ना। जब तक मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तक वो चीज घूमेगी, तभी तक वो चीज रोटेट करेगी। जैसे ही मैं फोर्स लगाना बंद कर दूंगा वो तो रुक जाएगी। जब तक मैं फोर्स लगाता रहूंगा तब तक वो घूमती रहेगी। तो आपने पहले पढ़ा होगा, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है बेटा, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए एक क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, जिसको हमने क्या बोला होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बोला होगा। तो बेटा किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए, किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया धागे में पत्थर बांधकर घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, जब तक तुम्हारा हाथ चलता रहेगा तब तक वो पत्थर चलता रहेगा। जब तुम्हारा हाथ चलना बंद हो गया वो पत्थर भी चलना बंद हो जाएगा। तो जब तक फोर्स लगाओगे तब तक रोटेट करेगा। अगर आपने किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो फोर्स चाहिए। अब वो सोचता है यार ये प्लैनेट्स जो हैं ये सन के आसपास घूम रहे हैं। अब सन के आसपास घूम रहे हैं तो ऐसे कैसे घूम जाएंगे? इनको घूमने के लिए तो कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। फिर वो सोचता है कि यार सन लगा रहा है इन पे फोर्स, सन इन प्लैनेट्स पे अपनी ओर फोर्स लगा रहा है, तभी वो सन के आसपास घूम रहे। भाई जो फोर्स लगाएगा उसी के आसपास दुनिया घूमेगी ना। तो कहता है सन फोर्स लगा रहा है भाई। फिर वो सोचता है कि ये जो फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन जैसे ही होगा। करते कराते वो कंक्लूजन दे देता कि हाँ यार, जैसे अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, तभी अर्थ उसके आसपास घूमे चले जा रही है। भाई सन जो है उसके आसपास अर्थ गेड़ियां लगा रही है, गेड़ियां। अब कुछ तो अट्रैक्शन होगी तभी गेड़ियां लगती हैं, बिना अट्रैक्शन के थोड़ी गेड़ियां लग जाती हैं। तो कुछ तो सन में होगा तभी अर्थ उसके आसपास गेड़ियां लगा रही है। तो हाँ जी हाँ, वो कहता है बिल्कुल सही है, सन अर्थ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तभी अर्थ उसके आसपास घूम रही है। सन अर्थ पे नहीं, दूसरे प्लैनेट्स पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तभी दूसरे प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे हैं। कहता है यार ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है।
प्लैनेट्स का सन के आसपास घूमना भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, चीजों का अर्थ की ओर गिरना भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। फिर उसको चंदा मामा याद आ गया, कहता यार हाँ बिल्कुल बात सही जा रही है, बातें बिल्कुल सही फिट बैठती जा रही हैं। अगर मून को देखो तो अर्थ सन से अट्रैक्टेड है, उसको सन अच्छा लगता है, वो सन के आसपास गेड़ियां लगाती है। और मून जो है वो अर्थ से अट्रैक्टेड है, मून अर्थ के आसपास गेड़ी पे गेड़ी, गेड़ी पे गेड़ी, गेड़ी पे गेड़ी। तो कहता है इसका मतलब अर्थ जो है मून को अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि घूमने के लिए, गेड़ियां लगाने के लिए फोर्स चाहिए, अट्रैक्शन तो चाहिए। तो यहां पे भी वो कहता है बिल्कुल सही बात, बिल्कुल और फिट बैठ गई कि मून जो है अर्थ के आसपास घूम रहा है क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रही है। प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे हैं क्योंकि सन उन सब पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहा है। जितनी भी चीजें हैं वो अर्थ की तरफ ही गिर रही है क्योंकि अर्थ उन सब पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद, कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद न्यूटन को तसल्ली होती है और फिर वो सारी दुनिया को बताता है कि भाई एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नाम का फोर्स होता है जिसके हिसाब से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट्स को, यहां तक कि मून को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, सन प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। ऐसा बोला न्यूटन ने। बाद में कैलकुलेशन करके उसका फार्मूला वगैरह भी दिया, वो भी करते हैं हम, फार्मूला भी दिए। इस कंक्लूजन में एक बात उसने और बताई न्यूटन ने, वो कहते हैं यार सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स भी अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और भी उसने कई एक्सपेरिमेंट किए। फिर वो सोचता है यार एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट। कहते पहला लॉ था मेरा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहिए, उसके हिसाब से भी चल ठीक है, बातें मैंने फिट कर दी, लेकिन तीसरा लॉ भी तो है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस हिसाब से अगर सन हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है तो हम भी तो अर्थ पे अगर अर्थ हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, वो एक्शन हो गया, तो हमने रिएक्शन भी तो लगानी है, तो वो भी तो लगती होगी। फिर उसने कुछ कैलकुलेशन की, कहता हाँ यार लगती है। कहता है अगर सन प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचता है, फोर्स लगाता है, वो एक्शन हो गया, तो वो भी तो रिएक्शन लगाते होंगे। ऐसे ही मून को अर्थ खींचती है, वो एक्शन है, तो मून भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाता होगा, बिकॉज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सारी बातें कर कराकर, सारी बातें मिल मिलाकर उसने अल्टीमेटली कंक्लूजन निकाल लिया कि हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात, ये जो मैं बता रहा हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल सही है। उसने कैलकुलेशन की, क्योंकि बेटा देखो अगर किसी ने कोई खोज की, सोचा, ऐसी थोड़ी किसी को जाके बता देगा, लोग थोड़ी मानते हैं। फिर उसने पहले पूरा सोचा, कैलकुलेशन किया, पक्का किया, पूरे प्रूफ निकाले, प्रूफ लेके दुनिया के सामने आया। कहता भैया एक नया लॉ दे दिया मैंने, एक और याद करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इतनी बात करने के बाद हम भी इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि न्यूटन बाबा जी ने आप लोगों के लिए एक और लॉ दे दिया है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा जी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सब कंक्लूजन के बाद न्यूटन ने एक लॉ दे दिया जिसको बोला उसने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट और उसकी जो भी है एक आधी एक्सप्रेशन करके कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से फिर हम चीजों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। ओके जी, तो हमने बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा जी क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सारी बातें करने के बाद न्यूटन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, इसकी स्टेटमेंट क्या है याद रखना, एग्जाम में आती है, एवरी, हमने बोला ना अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है तो मून अर्थ को भी अट्रैक्ट करता है। फिर उसने बोला कि अगर अर्थ मून के बीच में है, सन और प्लैनेट्स के बीच में है,
तो हर ऑब्जेक्ट के बीच में ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके प्रूफ थे उसके पास, तो उसने बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts each other with an equal and opposite force, which is टर्म्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो तो है ही है, इसको सीधा मेन लॉ पे चलते हैं। कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ध्यान से सुनना बेटा, ये कहता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं यार। अब देखो इतनी डिस्कशन के बाद इतनी बात हो गई, सिर्फ अर्थ ही नहीं, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट, इसने तो बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, विच इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। पहले का मास कितना m1, दूसरे का मास कितना m2। तो बेटा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना, जो न्यूटन ने बता दिया, अब लॉ पे आ गए, अब काम की बात पे पहुंच चुके हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। कहता है उन दोनों के मासेस जितने ज्यादा होंगे उतना ही उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है बेटा कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। भैया इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। इसका नाम मैंने रखा F21, यानी फोर्स ऑन F12। फोर्स ऑन वन है ड्यू टू सेकेंड, इसका नाम रखा F21। दिस इज फोर्स ऑन टू, सेकेंड ऑब्जेक्ट है ना, ड्यू टू वन। एक हो गया F12, एक हो गया F21। तो ये प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बेटा इसको कंबाइन कर दोगे तो ये बनेगा m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब इसको सीखो, फार्मूला बनाकर आज की बात क्लोज करने जा रहा हूं मैं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कंबाइन कर दिया बेटा, ये बन गया F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, अगर इसको मैं जल्दी से आगे बढ़ाऊं तो क्या लिखूंगा बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं जब भी,
तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे जो कांस्टेंट आएगा बेटा g, वो g आएगा, g एक कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। g इज ए कांस्टेंट विच इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसकी बेटा वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.67 इंटू 10⁻11। याद रखना, वैल्यू आ जाती है एग्जाम में कि जी की वैल्यू बताओ क्या है जी। इट इज 6, ये छोटा जी नहीं है, वो 9.8 और चीज है, ये बड़ा जी है। 6.67 इंटू 10⁻11 और यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बेटा जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ये फार्मूला, पहला फार्मूला आ गया, इसको याद कर लो। F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा ये वो फार्मूला है जो दो फोर्सेस, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लगेगा वो बता देगा। मान लो दो मासेस हैं, एक 10 kg दूसरा भी 10 kg, तो यहां पे बेटा 10 पुट हो जाएगा, यहां पे भी 10 पुट हो जाएगा। दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, तो r यानी डिस्टेंस की जगह क्या पुट हो जाएगा, 10 मीटर पुट हो जाएगा। ठीक है जी, तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 पुट हो जाएगी। तो कर करा के यहां से बेटा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ द्वारा लगाने वाला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए अर्थ का क्या चाहिए होगा, मास चाहिए होगा। तो बेटा बात को यहां पर हम कंक्लूड करेंगे आज कि हमने इंट्रोडक्शन दी, न्यूटन की बात पे आए और कर कराकर न्यूटन ने जो लॉ दिया वो हमारा आज का मेन टॉपिक था। मेन मुद्दे की बात यही थी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट भाई, सिर्फ धरती माता ही नहीं, हम भी धरती माता पे फोर्स लगाते हैं। सिर्फ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर with an equal and opposite force, which is termed as, with an equal and opposite force which is termed as force of gravitation. Okay, और force of gravitation की खास बात क्या है, it is directly proportional to product of the masses, inversely proportional to square of the distance between them। कर करा के फार्मूला आ गया g m1 m2 by r square। रेस्ट हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है। एक बार बढ़ा दिया फिर हम रोक नहीं पाएंगे, फिर लंबा खींचना पड़ेगा। तो आज के लिए यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। स्टार्टिंग अपनी हो गई, स्टार्टिंग का चक्कर होता है, स्टार्टिंग अपनी ठीक हो गई। नेक्स्ट क्लास से फिर हम टॉपिक्स को आगे दौड़ाते रहेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।